हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पे आप लोग को सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका भी जन्मदिन है। बहुत सारे आप देखे होंगे तो हर जगह आपको 2 अक्टूबर को ज़्यादातर गांधी जयंती का बारे में ज़्यादा कुछ आपको मिलता होगा, हर जगह गांधी जयंती के बारे में। लेकिन हम तो भूल जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। 2 अक्टूबर के दिन हम लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को भूल जाते हैं। इनके नारे को हमें याद है, जय जवान जय किसान, लेकिन ये नहीं पता है कि नारा कौन दिए हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, कुछ इनका जन्म कब कैसे हुआ और इनके इससे जुड़ी राजनीतिक चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, जितने देर का ये चलेगा ध्यान सुनिए। पढ़ाई तो बहुत हो गया, पढ़ाई तो हमारा चल ही रहा है, जो भी वीडियो हमारा लेक्चर चल ही रहा है, लेकिन साथ में हम आज ये बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, इनका बायोग्राफी के बारे में बताएंगे और कुछ इनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जय जवान, ए सिंपल मैन विथ एग्जाम्पलरी लाइफ स्टाइल। बहुत ही सीधे सादे स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही शालीनता से रहते थे, बहुत ही सादगी से जीवन व्यतीत किया इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी बहुत ही शालीनता से इन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो एक सिंपल जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ, क्योंकि वो उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है थोड़ा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, फिर हम चलेंगे थोड़ा कहानी टाइप का, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में आपको। ओके, तो देखिए, अगर बात करें हम तो इनका जन्म की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर, ये तो पता होगा कि आपको 2 अक्टूबर को जयंती मनाया था, तो 1904, सॉरी 18 साल में 1904। ओके, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम सुने होंगे, जो कि जिसका नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया। ठीक है, इस जंक्शन का नाम। तो ये मुगल सराय में जन्म हुआ, जो कि यूपी में है, बनारस के नज़दीक में है। ठीक है, आप कभी जाइएगा दिल्ली उल्ली तो इस रूट से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुगल सराय में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, इनके घर में स्थिति बहुत ख़राब था। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि इनके जन्म के 1.5 साल बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद ये इनकी जो मतलब मम्मी थी, वो माता थी, वो अपने पापा के यहाँ चले गई अपने बच्चों को लेके। तो इनका थोड़ा कंडीशन बहुत ही बचपन में बहुत ही कठिन से गुजरा, लेकिन फिर भी ये अपने आप को संभाले रखे। हम चर्चा करेंगे आगे, ये अपने आप को संभाले रखे। और फिर इनका एजुकेशन जो हम बात करेंगे तो काशी विद्यापीठ बनारस में है। ठीक है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। तो यहाँ से इन्होंने अपना माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की प्राप्ति की। ठीक है, काशी विद्यापीठ। ठीक है, यहाँ से इन्होंने संस्कृत में स्नातक किया। ठीक है, संस्कृत में इन्होंने स्नातक किया। और तब इनका नाम, जो कि पहले हम इनका अगर नाम बात करेंगे भाई, लाल बहादुर। ठीक है, तो जैसे देखिए, जब ये संस्कृत में स्नातक लेते हैं, संस्कृत में स्नातक का डिग्री लिया है, तो एक उनको कहने का मतलब टाइटल मिला शास्त्री। कौन टाइटल मिला? शास्त्री का। शास्त्री मतलब जैसे शास्त्रों का ज्ञान हो, उसे बोलते हैं शास्त्री। तो संस्कृत से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया, तब इन्हें लाल बहादुर शास्त्री इनके नाम के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इनका जीवन बीता, लेकिन फिर भी ये अपने आप को उस कंडीशन में ढाले, उस कंडीशन में रखे। इनके बारे में कहा जाता है सर कि एक बार ये बगीचे से फूल तोड़ लिए। ठीक है, बगीचा था, वो वहाँ से फूल तोड़ लिए। बगीचा किसी का होगा, तो वहाँ माली बोला कि माली ने सुना, मतलब जो वहाँ पे जो भी गार्डन का जो मालिक था, सॉरी जो माली होता है, गार्डनर होता है, उन्होंने बोला कि तुम बिना पूछे किसी के चीज़ को तुम कैसे छू सकते हो। इन्होंने बोला कि बिना पूछे किसी की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। जो माली बोला, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर किया वो चीज़। यहाँ तक ये जी किया कि इन्होंने कभी फिर ज़िंदगी में कभी भी इन्होंने उधार ही नहीं लिया कभी किसी से अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट बने, इन्होंने उधार ही नहीं लिया। इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं इनके बारे में। देखिए, बोला था कि ये जो उनका था जीवन में, किसी से हमको कुछ लेना नहीं है, उधार ही नहीं लेना, किसी चीज़ों को छूना नहीं है। तो
ये जब जाते थे पढ़ के, इनके बारे में ऐसा कहानी है। अब तो ये जब जाते थे पढ़ने तो इन्हें जो गंगा नदी थी, गंगा नदी को पार करना पड़ता था, गंगा नदी को तैर के पार करना पड़ता था। ऐसा कहानी है कि जो पढ़ने आते थे जो स्टार्टिंग में बचपन में, तो इन्हें गंगा नदी को पार करने में करना पड़ता था। हो सकता है वहाँ पे चौड़ाई कम होगी इसलिए पार कर जाते होंगे, ऐसे तो गंगा नदी की चौड़ाई बहुत अधिक है। लेकिन ऐसा कहानी है कि जो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो नाव चलाता है, वो बोला कि चलो हम तुमको पैसा नहीं लेंगे, हम तुमको पार करा देंगे, रोज़ पढ़ने आओ। लेकिन ये बोला देखिए आप मुझसे पैसा नहीं लीजिएगा तो आपका मैं हक मार रहा हूँ, एक तरह से आपका एक जो सीट पे आप बैठाइएगा उसका मैं हक मार रहा हूँ। तो मैं इसमें, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं उधार ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैर के पार जाऊँगा। तो ये तैर के पार होते थे, पूरे कपड़े को अपना रख लेते थे, उसके बाद ये पूरे तैर कर पार करते थे। इस तरह की कहानियाँ इनके ऊपर है। तो आप कभी सुने भी होंगे, बचपन में बहुत सारे ये सब कहानियाँ सुनाते भी होंगे आपके घर में। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये इतने सिंपल आदमी थे। देखिए पहला बात अगर बात किया, ये छोटे हाइट में थे, इनका वो जो कद था, कद छोटा था। तो इनका बहुत हर जगह एक तरह से कही, जो छोटे कद के होते हैं, जो नाटे कद का होता है, उनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इनका कद छोटा था तो इनका बहुत जगह मजाक भी उड़ता था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इनका कद ऊँचा हो गया। बड़ा काम किया। आप अगर आपको याद होगा तो 1965 का मैं बताऊंगा अभी जस्ट ही, 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल करवाया अपने देश को। तो इससे का कद ऊँचा हो गया, फिर बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हो गए। तो चलिए इसके लिए हम तो आपको एक बेसिक था पीछे का, इनका जो जीवन बैकग्राउंड था मैं वो बता दी। अब थोड़ा मैं इनके बारे में चलूँगा, राजनीतिक जीवन के बारे में, फिर वहाँ पर से कुछ एग्जाम्पल लेते हुए मैं वहाँ पर से क्लियर करते जाऊँगा। ओके देखिए, तो बात की जाए हम यहाँ पे, देखिए ये सब मैं इमेज इसलिए डाल दिया हूँ कि आप थोड़ा सा देख के आपको थोड़ा अच्छा लगे। आप इमेज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, इमेज में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो क्या हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित ध्यान से सुनिए कि इसमें तो कुछ इतिहास भी आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं बहुत इतिहास मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होगा, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनका डेथ हो जाता है, तो अब है कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई कि अब कौन, जवाहरलाल नेहरू नहीं तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री भारत का, ठीक है। इस चीज़ की चर्चा छिड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई कि नेहरू नहीं तो कौन, बताओ। तो हम बात करेंगे तो एक कांग्रेस के अंदर ही के कामराज थे, ये अध्यक्ष थे कांग्रेस का उस समय, के कामराज। इनके बारे में इनको बोला जाता है ना, ये इनको बारे में बोला था किंग मेकर, इनके बारे में बोला था के कामराज के बारे में, किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, किंग मेकर, ये इनको बारे में ऐसा बोला जाता है। तो कहीं बोला जाए किंग मेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, भारतीय राजनीति के किंग मेकर किन्हें बोलते हैं, तो के कामराज ध्यान रखेगा, ठीक है। तो के कामराज अध्यक्ष थे, ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और भी कुछ इनके साथ भी लोगों ने इस्तीफा देकर एक ग्रुप बनाए थे कि हम इस्तीफा दे के भी पद पे नहीं रहते हुए भी कांग्रेस के लिए काम करना, ये इनका ग्रुप था। तो फिर अध्यक्ष बने, इनकी बात लगी, इन्होंने अध्यक्ष बना के कामराज। तो इनको दिया गया कि चलो अब आपका काम है कि आप चुनिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उस समय तो स्टार्टिंग में थोड़ा टेम्पोरेरी टाइम के लिए, टेम्पोरेरी कहा जाए कि मतलब कुछ समय के लिए, अस्थाई नहीं अस्थाई माना जाए, तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक जिसको बोलते हैं, कुछ दिनों के लिए काम संभाले, तो गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया उसमें प्रधानमंत्री, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 1964 की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1964 का, ओके, 1964 की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें हुई, तो ये मई 1964 की बात कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाद कौन आएगा, ओके। तो देखिए क्या होता है, तो कामराज हैं, तो देखिए पहला बात है, हम एक बात करें, लॉयर थे। ये चीज़ें बहुत सारा आपको बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जीवनी पढ़ेगा तब मिलेगा, नहीं तो बहुत सारा चीज़ आपको हर जगह नेट पे भी बहुत कम उपलब्ध होगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या हुआ कि ये कलर दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ओके। देखिए, तो मैं बता दूं कि एक लॉयर थे,
सॉरी पत्रकार थे, ठीक है, पत्रकार का नाम था कुलदीप नायर। पत्रकार समझ रहे होंगे, जर्नलिस्ट कुलदीप नायर। तो कुलदीप नायर थे, वो गए। देखिए उस समय जो बहुत बड़े नेता का नाम आ रहा था, तो उसमें मोरारजी देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो मोरारजी देसाई के पास गए कुलदीप नायर और बोले कि बताइए हम अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इन्होंने बोला देखिए कोई भी अगला प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री का अकेला दावेदार हमें। कौन? मोरारजी देसाई बताए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का कहना है कि अगला प्रधानमंत्री केवल हम होंगे और कोई भी नहीं दावेदार है। तो इस तरह से चीज़ें हुई, ठीक है। तो उसके बाद ये कुलदीप नायर थे जो पत्रकार थे, ये बहादुर शास्त्री के पास जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पास जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पास। ओके, इनसे बोलते हैं कि बताइए पीएम किनको बनाइए। लाल बहादुर शास्त्री के पास जाते हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। ये बोलते देखो अगर हम चुनाव लड़ेंगे मतलब पीएम का, अगर मेरे खिलाफ संसद में मतलब चुनाव होता है चुनाने के लिए, तो हम तो जीत जाएंगे मोरारजी देसाई से, ये कन्फर्म है। लेकिन हम इंदिरा का मुकाबला नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो एक रिस्पेक्ट के लहजे में उन्होंने बोला कि मैं इंदिरा से मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण भी आपके पास एक एग्जाम मतलब एक ऑप्शन है कि आप इनको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मोरारजी देसाई का कहना था कि जयप्रकाश नारायण को क्यों बनाएंगे, इस तरह से चीज़ें थी, इनको नहीं बनाएंगे, हम ही बनेंगे। मोरारजी देसाई का कहना था कि मुझे बनाया जाए प्रधानमंत्री। ओके, लेकिन काम किनको मिला था भाई? के कामराज को। तो के कामराज को काम मिला है, तो के कामराज, हम बात करें के कामराज, ठीक है। तो के कामराज देखिए हम बात करेंगे, के कामराज का कहना था कि ये मतलब मुख्यमंत्री बनाए, सॉरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे गुण थे। हम बात करेंगे कि जब नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके अंडर जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट पता होगा ना, जैसे कि एक प्रधानमंत्री होता है, उसके सहायता के लिए कैबिनेट बनता है, कोई रेल मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री। तो उनमें ये रेल मंत्री थे, ठीक है, और करीब भी थे बहुत जवाहरलाल नेहरू के, तो ये रेल मंत्री थे। तो एक बार रेल दुर्घटना होता है, तो ये उस समय रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं कि देखो ये रेल दुर्घटना हुआ है, तो इसमें मेरी भी गलती है, मुझे एक रेल मंत्री होने के नाते मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, और ये अपने पद से इस्तीफा देता है। ये सोचो कि कितना बड़ा चीज़ है। आजकल अगर कितना भी दुर्घटना हो जाए, आज के तो रेल मंत्री इस्तीफा देंगे नहीं, या मतलब ऐसा कुछ कदम उठाएंगे नहीं, ठीक है, उन्हें क्या मतलब उतना। तो ये इतने ईमानदार नेता थे, इतने कहने का मतलब ये पहले तो सादगी से भरा, शालीनता से भरा नेता थे ये, ठीक है। इनके इतना आज तक हुआ ही नहीं, ये बात माने, इनके इतना हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से प्रभावित भी थे और बहुत सा अच्छे काम भी कर रहे थे। तो कामराज का कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री को ही बनाया जाए, ठीक है। इसका विरोध भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, कुछ लोग मोरारजी देसाई के पक्ष में थे, कुछ लोग इनके पक्ष में थे। तो प्रताप सिंह कह रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री उसमें प्रताप सिंह कह रहे, ठीक है। तो वो बोलते कि नहीं, ये लाल बहादुर शास्त्री को नहीं बनाया जाए, मोरारजी देसाई को बनाया जाए। तो इस तरह से जो हमने बताया कामराज फार्मूला जिसकी बात करें, कामराज कमेटी की बात करें, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग थे कामराज कमेटी के अंदर, वो डिसाइड करते थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो एक बार सबका चुन लिया जाए ना, सबको पूछ लिया जाए कि पूरे जो भी कांग्रेस के अंदर जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, सबसे एक राय ले लिया जाए कि किसको बनाया जाए। सबका एक तरह से कहने का मतलब मत ले लिया जाए, कौन किसको बोलते कौन किसको बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री को ज़्यादा पसंद किया सब लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को पसंद किया। और इसके पीछे कारण भी था यार कि ये जो मोरारजी देसाई को क्यों करेंगे, मोरारजी देसाई के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें थी भी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोरारजी देसाई के पीछे बहुत सारे कारण भी थे कि इनको नहीं बनाया जाए, ठीक है। वो कुछ उनके खिलाफ आरोप भी था। तो इस तरह से तो 1 जून 1964 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 जून 1964 की बात कर रहे हैं। ये इनको 1 जून 1964 को के नायर, सॉरी किसके बात हम कर रहे थे, कुलदीप नायर, के नायर नहीं, हमारे ऑफिस में के नायर है तो मुझे याद आता बार बार। तो कुलदीप नायर है, तो कुलदीप नायर के पास कुलदीप नायर जाते हैं, सॉरी कुलदीप नायर फिर मैंने बोल दिया, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, 1 जून 1964 को हमारे कामराज
जो के कामराज थे, बहुत बड़े नेता थे। मैंने अभी पहले बताया था कि अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस का। तो के कामराज तो थे, वो जाते हैं मोरारजी देसाई के पास, वो बोलते हैं देखिए हम, मेरे अनुसार और जो भी मेंबर्स हैं उनके मत के अकॉर्डिंग लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मोरारजी देसाई तो बोलते हैं कि तुम तो पहले से मतलब लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हो, ठीक है। तो इस तरह से बोलता है, लेकिन जब बहुमत ज़्यादा मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री को, तो फिर वो क्या बोलते हैं, मोरारजी देसाई मान जाते हैं और इस तरह से केवल अकेले होते हैं और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री निर्विरोध चुने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ये हमारे निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उस समय कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस का और हम बात करेंगे तो हमारा अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा, अगला प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो कौन बन जाएंगे? पहला तो हमारे नेहरू होगा और सेकंड हमारे बन जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। लाल बहादुर शास्त्री 1965 की बात कर रहे हैं सर, 1964 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1964 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस और एक नया मोड़, अब लाल बहादुर शास्त्री मुख्य मतलब प्रधानमंत्री बने तो एक भारत के अंदर बहुत ही राजनीतिक में नया दौर हो गया। समझिए कि असली लोकतंत्र, क्योंकि बहुत ही अच्छे थे, साधारण परिवार से थे, ठीक है, इतने साधारण थे कि इन्होंने कभी वीवीआईपी का यूज नहीं हुआ। जो आज देखते हैं कि प्रधानमंत्री को के लिए वीवीआईपी मिलता है, सुरक्षा हो गया, सब कुछ उनका वीआईपी सब कुछ मिलता है, लेकिन कभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने वीवीआईपी को नहीं कभी एक्सेप्ट किया और ये साधारण तरीके से रहते थे, क्योंकि साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। इन्होंने इतना ना कि इन्होंने कभी कार जिंदगी में नहीं खरीदा। इनके बेटे ने बहुत जिद किया कि एक कार खरीद लिया जाए, सब आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो आपके मेरे अपने यहाँ तो कार होना चाहिए पापा। तो इस तरह से इन्होंने कार भी खरीदा, तो लोन लेके खरीदा। सोच लीजिए, आज के तो नेता बन जाए, नेता क्या एक मुखिया बन जाए तो उसके पास तो पैसे कमी नहीं, वो सारे चीज़ें इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये इतने थे कि वो प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का द्वितीय प्राइम मिनिस्टर की बात की, सेकंड प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी बहुत ही साधारण तरीके से रहना। ये लोन लेके ऐसा होता है कि जब लास्ट में इनकी जो मृत्यु हो जाती है तो ये लोन भी नहीं चुका पाते हैं। इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है, लोन भी नहीं चुका पाते हैं। फिर उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार आती है तो वो इसके फिर लोन को माफ़ करती है, फिर इनके परिवार को सपोर्ट करती है। ये चीज़ें हैं। सोच लीजिए कितने सिंपल रहे, इन्होंने कभी वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। एक बार बात है कि ये अपने बेटे को बोलते हैं कि चलो तुमको घुमाने ले चलते हैं दिल्ली। तो फ्लाइट से में जाते थे जो भी, अब तो दिल्ली तो पैदल जाएंगे नहीं, ठीक है, तो इनको जाना था। तो बेटा उनको बहुत खुश हुआ कि हमको तो दिल्ली जाएंगे, हम फ्लाइट पे जाएंगे, दिल्ली आएंगे पापा के साथ। तो इनके बोले थे कि तुम इतने 8:30 शायद, ये मुझे टाइम नहीं आ रहा है, 8:30 में तुमको चलाना है एयरपोर्ट पे, ठीक है। लेकिन वो लड़का लेट करता है, इनके बेटे, ठीक है, और अनिल शास्त्री उनका नाम है बेटे का, ठीक है। तो 8:35 में पहुँचते हैं, लेकिन एक सेकंड नहीं रुकते हैं, वो अपने बेटे को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। बोलते हैं टाइम। तो इनकी जो पत्नी होती है, जी ललिता शास्त्री, वो बहुत ही दुखी होती है, बोलती है आप ऐसा क्यों करते हैं अपना बेटे के साथ? तो बोलते हैं देखो समय का कीमत होता है। तो बोले देखिए आज से ये हो जाए कि आज से हमारा बेटा टाइम का एक, कहने का मतलब टाइम का कि मतलब टाइम को कीमत करेगा, मतलब समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें मैं इनकी क्या कहानी बता रहा हूँ। तो 1964 में प्रधानमंत्री बने, 1 जून 1964 की बात करें हम, 1 जून 1964 को। तो 2 जून 1964 को इनके मतलब कहने का मतलब तुरंत बनते सब जानते हैं कि मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। तो मीडिया वाले पूछते हैं कि आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री बने हैं, क्या आप नेहरू के नक्शे कदम पे चलेंगे, इस तरह से चीज़ होगी। तो बोले क्या नेहरू के नक्शे कदम पे चलेंगे, हमारे भी कुछ हैं असूल हैं। तो जैसे कि क्या बात है, बोला कि आप चीन के साथ शांति समझौता करिएगा, इस तरह से चीज़ें, क्योंकि चीन इसके पीछे जो हम बात करेंगे, चीन युद्ध में हारा चुका था, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चीन इसके पीछे 1962 के युद्ध में भारत को हरा चुका था। इस तरह की चीज़ें थी। तो बोला नहीं, पहले तो मैं जो हमारे खाद्यान्न के जो मूल्य बढ़ रहे हैं, उसमें जो खाने की चीज़ें वस्तु थी, गेहूँ चावल, ये सब उस समय कीमत बढ़ रहा था, क्योंकि भारत के अंदर उतना उत्पादन नहीं था। भारत अमेरिका पे आश्रित था गेहूँ ये सब के लिए, ठीक है। तो बोला कि पहले सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है, ये सब इस तरह की चीज़ों को देखेंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं। तो उसमें ये दौर था, 1964 की बात हम कर रहे हैं, ओके। तो अब कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि सर जिसमें बैठते थे प्रधानमंत्री भारत के, उसको बोलते थे तीन मूर्ति भवन बोलते थे। और जब हमारे प्रधानमंत्री का देहांत हुआ, अब समझ रहे हैं किन का, हमारे मैं ले लेता हूँ, मतलब जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ
तो बात हुआ ऐसा 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 चलने लगा कि जो तीन मूर्ति भवन है उसको नेहरू मेमोरियल बना दिया जाए, नेहरू स्मारक बना दिया जाए। समझ रहे हैं ना, नेहरू स्मारक बना दिया जाए। ओके, ये रहने का जगह था, नेहरू मेमोरियल बोलने बोलने लगा। ये तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री बैठते थे। तो ये बात है जून 1964 की बात है, जून 1964। मैं ये बात कर रहा हूँ जून 1964 की, ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। तो ये इसके मतलब इसके सपोर्ट में नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री। वो बोले कि नेहरू स्मारक क्यों बनेगा, ये जब इसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो ये कहने का तो, और बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नेहरू स्मारक बनाया जाए, ठीक है। तो खत आता है, इंदिरा गांधी का पहले खत आता है कि मुझे मतलब कि इसको आप नेहरू स्मारक बना दीजिए। वो बेटी थी लाल मतलब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी। तो बोलते हैं कि आप इसमें स्मारक बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की जो सॉरी लाल बहादुर शास्त्री की जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी, वो भी लेटर भेजती है। वो भी बोलते हैं कि आपका ये जो डिसीजन है नेहरू स्मारक नहीं बनाने का, ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हुई। तो वाले सरकारी, तो फिर क्या हुआ कि ये गुस्सा हो गए हैं। ये मतलब कहने का मतलब हो गया चलो हम सरकारी आवास को भी छोड़ते हैं। इन्होंने तीन मूर्ति भवन की तरफ बोला कि हम इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, सरकारी आवास को भी छोड़ दिया इन्होंने अपने सरकारी आवास को भी त्याग दिया। वीवीआईपी तो नहीं यूज करते थे, सरकारी आवास को भी छोड़ दिए। सोच लीजिए कितने ये मतलब सादगी भरे इंसान है। सोच लीजिए कितने सादगी भरे इंसान है। आज के नेता को मिला लीजिए, कोई भी नेता हो ऐसे मिलेंगे नहीं, आपको मिलेगा। आप एग्जाम्पल किन्हीं का ले लीजिए, इस तरह से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कोट्स डाला हूँ आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। कोट्स है, क्या लिखा हुआ, हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में संतोष मिलता है। बोला जो दुनिया का कोई भी काम है उसका एक गरिमा है, उसका एक इम्पोर्टेंस है, और उसको अगर आप पूरा क्षमता से करें, जितने आपके पास कैपेसिटी है, कुछ भी करिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी काम बात कर रहा हो, अगर उसको अपना काम को अपनी पूरी कैपेसिटी जितना आपके पास क्षमता है उससे करिएगा, तभी आपको संतोष मिलेगा। ये सब लाल बहादुर शास्त्री के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स हैं। अब जय जवान जय किसान की बात करें, सबके ऊपर में आएंगे, आप परेशान ना होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, ठीक है। इनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव आया। बोला कि जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आया कि उस समय बात करेंगे हम कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि हम अगर देखेंगे कि खदान के मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ये उस समय कंडीशन को संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी उस समय बहुत ही ज़्यादा। हम बात करें तो मतलब भारत के पास उतना खाद्यान्न नहीं था कि लोग खा सके, ठीक है। इस तरह से चीज़ें थी। अब विश्वास प्रस्ताव आता है, हालांकि ये सब उतना हो नहीं पाता है। तो हम बात करेंगे अब डायरेक्टली, हम आते हैं थोड़ा भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर, ठीक है। भारत पाकिस्तान का युद्ध के ऊपर देखिए, तो 1965 की हम बात अभी चल रहे हैं, तो मई जून, ठीक है, जून की बात करें, ठीक है, जून की बात है, जून में ही, ठीक है, जून की बात कर रहे हैं। तो जून में देखिए क्या हुआ, 1965 के जून में क्या हुआ, कच्छ के रण, ठीक है, कच्छ के रण में जो पाकिस्तान था, कच्छ के रण में, भारत के कच्छ के गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है। तो वहां देखिए कच्छ का रण, अगर मैं मैप बनाऊं भाई तो देखो आप समझ सकते हैं, ये हमारा गुजरात हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ये सब जो एरिया है तो कच्छ का रण, ठीक है। तो पाकिस्तान इधर के एरिया में एंट्री कर गया, ठीक है, इधर के एरिया में एंट्री कर गया कच्छ के रण में, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने हथियार लिया। अब देखिए पाकिस्तान ने हथियार लिया तो इनके खिलाफ बहुत सारा मतलब, अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर इन्होंने समझौता किया पाकिस्तान के साथ, और समझौता में भाई 75 स्क्वायर मील, याद है यहाँ देखिए 75 स्क्वायर मील, बहुत ज़्यादा होता है। 75 स्क्वायर मील इन्होंने पाकिस्तान को मतलब कहने का मतलब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया समझौता के बाद, 75 स्क्वायर मील। तो देखिए भाई जब इन्होंने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा देश में इनके अंदर बहुत ज़्यादा अस्थिरता पैदा होगी कि प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने समझौता में 75 स्क्वायर मील दे दिया। इस तरह की चीज़ें हुई, संसद में बहुत सारा चीज़ हुआ। विजया लक्ष्मी पंडित जी उसमें थी, आपने सुना होगा विजया लक्ष्मी पंडित की बात सुना होगा। तो उस समय हुआ, वो राजदूत बहुत जगह के रह चुकी थी। तो सब उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी मतलब होता है। तो देखिए चाहते थे, मैंने बोला ना कि छोटे कद के थे लेकिन दिमाग बहुत था इनके पास। ये चाहते थे कि अभी थोड़ा जो युद्ध का स्थिति है थोड़ा उसको शांत रखा जाए, थोड़ा मतलब अभी शांत रखा जाए, अभी युद्ध लड़ने के पक्ष में फिर युद्ध ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जब शांत रखा जाए बाद में कुछ एग्जाम निकालते।
और देश में ये प्रॉब्लम भी थी यार कि देश में उस समय हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का दिक्कत था, लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह की चीज़ें थी। क्योंकि भारत 1962 का युद्ध में भी भारत हार चुका था चीन से, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, इनके खिलाफ बहुत सारा करने का स्थिरता पैदा हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि सितंबर की हम बात करें भाई, सितंबर 1965 की बात कर रहे हैं। सितंबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री के घर में खाना पीना चल रहा था। ठीक है, खाना पीना चल रहा था तो ठीक है, सितंबर 1965 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सितंबर 1965 में तो अलग चीज़ हो जाएगा, हम अभी अगस्त में चलते हैं। अगस्त 1965 की बात करें। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगस्त 1965 में क्या हुआ कि इनके घर में खाना पीना चल रहा था, तो बहुत सारे लोग भी आए थे खाने के लिए, और वो नीचे बैठ के खा रहे थे। देखिए, नीचे बैठे खा रहे, प्रधानमंत्री को सब लोग नीचे बैठे खा रहे थे। तो वहाँ पे चर्चा हुआ, तो ये बोल रहे थे कि देखो, हम तो चाहते थे कि थोड़ा शांति हो जाए, माहौल हो जाए, इसलिए हमने समझौता किया है। लेकिन यहाँ पे बात ये आ गया सर, क्या आ गया बात, बोला कि देखो अयूब खान तो बहुत, अयूब खान जो उस समय बात करेंगे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। बोला देखो अयूब खान को सबक सिखाना पड़ेगा, ये तो यार बिना युद्ध किए मानेगा नहीं, ये बहुत ही अलग टाइप का आदमी है। ठीक है, ये देखो पाकिस्तान क्यों अटैक किया, देखा कि यार चीन में तो इंडिया, चीन की युद्ध से इंडिया हार गया है, तो ये तो कमज़ोर है, इनके पास हौसला नहीं क्या आर्मी के पास, तो ये इसलिए अटैक किया था। ठीक है, तो उसके बाद सितंबर 1965 में क्या होता है कि पाकिस्तान, ठीक है, सितंबर 1965 की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान छंग एरिया है, छंग, देखिए ध्यान, मैं लिखता हूँ साइड में, छंग एरिया था जम्मू एंड कश्मीर के छंग एरिया में पाकिस्तान सेना एंट्री कर जाती है, और वहाँ पे बहुत सारा, मतलब कहने का मतलब बहुत एरिया को कैप्चर कर लेती है, और वहाँ पे हमारी सेना जाती है, हमारी सेना नाकाम, वहाँ पर हमारी सेना वहाँ पर नाकाम है। ठीक है, हमारी सेना मतलब वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, वहाँ जो हमला हो रहा है पाकिस्तानी सेना द्वारा छंग के, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के छंग इलाके में, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जो उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री की बात की जाए, जो उस समय रक्षा मंत्री थे पीवी चौहान। ठीक है, कहानी ये सब जरूरी नहीं आपको याद रखना, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें, जो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपको याद रखना। तो पीवी चौहान होते उसमें रक्षा मंत्री, तो पीवी चौहान के समक्ष आते हैं हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हो गए, वायुसेना उस समय जो हमारे थे, उस समय उसको बोला जाता था एयर मार्शल, क्या बोला था, एयर मार्शल अर्जन सिंह थे, अर्जन सिंह। थल सेना की बात करें चौधरी थे, ठीक है, जनरल चौधरी, तो जनरल चौधरी और ये वायुसेना अध्यक्ष आते हैं, पीवी चौहान बोलते हैं कि, तो पीवी चौहान बोलते हैं भाई रुक क्यों नहीं रहा, वहाँ पे छंग जो है, वहाँ पे देखिए छंग की बात करें तो जम्मू कश्मीर का इलाका है। ठीक है, तो देखिए इधर के इलाका में बोला, तो बोला कि देखो भाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कंट्रोल, और देखिए जो हमारी जो टैंक्स हैं, जो भी हमारे तोप हैं, वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आगे वाला पुल कमज़ोर है, पुल था वहाँ पे तो कमज़ोर है पुल, तो हमें जब तक हम अगर ऊपर से हवाई फायरिंग नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें हवाई फायरिंग करना पड़ेगा। और बोला अगर हवाई फायरिंग करिएगा तो फिर आप युद्ध को मौका दे रहे हैं, आप युद्ध को दस्तक दे रहे हैं, फिर युद्ध तो छिड़ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आई, तो हालांकि हवाई फायरिंग हुआ, और हवाई फायरिंग हुआ तो कुछ वहाँ पे कंट्रोल में आया। ठीक है, उस समय कंट्रोल में आया। अब ये सब बात सब उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जब कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होने लगा, तो लाल बहादुर शास्त्री के पास आए हमारे थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखिए अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, यहाँ पे जो इलाका है, आगे का इलाका हम जा नहीं सकते, आगे का इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको पार कर दूसरे देश में चले जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो बोले देखो बड़े जाने लोग बोलते हैं भाई उन लोग भी तो आए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारत के अंदर, उस पेंटियों तो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके अंदर आए, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते, जाओ सीमा को पार करो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करो और वहाँ युद्ध करो। तो देखिए अभी तक देखें, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं उस समय की चीज़ों में। उसमें हमारे भारत के पास उतना ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, उतना ज़्यादा हमारी आर्मी उतने ज़्यादा, मतलब आर्मी के अंदर उतना ज़्यादा इफिशिएंसी भी नहीं था, उतना ज़्यादा सामान भी नहीं था, मॉडर्न हथियार भी नहीं थे। ठीक है, तो चीज़ें आई, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने का ऑर्डर दिया लाल बहादुर शास्त्री पीएम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार भी किया इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार भी किया भाई। और देखिए क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार तो करेगा साथ ही साथ, ठीक है,
और यही फैसला इनका भाई, इनका यही फैसला, कमज़ोर थे ये, वो बोला कमज़ोर, इनको सब बोलता था कमज़ोर है, इन्होंने क्या बोला था, ये कमज़ोर आदमी, ये छोटे कद के भी थे और उतना पर्सनालिटी इनका नहीं था जितना कि इनके पहले वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। ये बहुत सिंपल थे, सादे थे, तो बोला कि ये कमज़ोर थे, लेकिन ये जो ये फैसला हुआ ना, तो इनको मजबूत बोल रहा कि नहीं ये तो बहुत बड़े डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है। उस तरह से क्या होता है कि हम बात करेंगे सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में सियालकोट, पंजाब के सियालकोट, सियालकोट पंजाब में है, वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब में, तो सियालकोट में युद्ध होती है, बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होती है, 7 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होती है। और अगर हम बात करें जाए तो उस समय ये 710 स्क्वायर मील, मील समझ रहे हैं ना, मील वर्ग मील, एक मील में सोच रहे हैं कितना किलोमीटर होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है 1.5 समथिंग, तो 710 स्क्वायर मील क्षेत्र को इंडिया ने कैप्चर कर लिया पाकिस्तान के, सोच लीजिए। और जो वहाँ पे जो लाहौर था, लाहौर तो मिनटों का खेल था, मिनटों में लाहौर को इंडिया कैप्चर कर लेता, लेकिन सोचिए इतने बड़े एरिया को, कहने का मतलब पूरे आधी दिल्ली के बराबर थी, आधी दिल्ली के बराबर इस क्षेत्र को भारतीय सैनिकों ने युद्ध, मतलब बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हुए इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। अब ये बात यूएन में चला गया, 20 सितंबर को बात यूएन में चला, क्योंकि भारत यूएन का सदस्य था, यूनाइटेड नेशन समझ रहे हैं ना, यूएन का सदस्य था, तो 20 सितंबर को बात चला गया। सर 20 सितंबर 1965 की बात करें, 1965 की बात करें, ठीक है, तो वो 22 सितंबर 1965 को जो वहाँ पर होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है, बोलती है देखो, यूएन बोलती है दोनों पक्ष आप लोग शांति बनाएं, दोनों पक्ष आप लोग, कहने का मतलब तो वही होता है सर कि बोला जाता है कि 23 सितंबर को आप लोग युद्ध विराम करिए, आप लोग सीज फायर कर दिए। सीज मतलब क्या होता है, रोकना, फायर को, जो भी गोलीबारी जो भी हो रहा है उसको आप सीज करिए, रोकिए 30 सितंबर को, और दोनों कुछ ना कुछ आप लोग हल निकालिए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो सीज फायर तो वही आयूब खान अपने रेडियो पे अनाउंस करता है कि अब जो भी फायर्स हैं, फायर्स को रोक दिया जाए। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री 3:30 बजे सुबह ये भी अनाउंस करते हैं कि अब हमारे जो भी युद्ध हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए और थोड़ा शांति, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। बार बार देखिए अमेरिका का सपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, आप जो भी डायरेक्टली समझिए। तो यूएन यूनाइटेड नेशन था, संयुक्त राष्ट्र संघ था, तो उन्होंने ये चीज़ किया कि जैसे कि हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के मामले में भी यूएन ये सब मामला गया था यूएन में, ठीक है, तो यूएन ने इस चीज़ को बोला कि इसमें बीच में मध्यस्थता की जाए और रोका जाए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है। हम सितंबर की बात कर रहे हैं भाई, सितंबर की बात, ओके। देखिए तो युद्ध को रोक दिया गया, अभी युद्ध रुका भाई, केवल अभी यूएन ने बोला है कि युद्ध को रोक दिया है, दोनों देश युद्ध ना करें, युद्ध को रोका है। अब आगे क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ देखिए कैसे कितने धोती कुर्ता में रहते थे और देखिए भाषण देते थे, कितने सिंपल आदमी थे, आप सोच सकते हैं, इस फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये भाषण थे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आई, ठीक है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, 21 सितंबर, अभी युद्ध रुक चुका, ठीक है, युद्ध की बात अलग है। 21 सितंबर 1965 को उरवा, एक गांव था उरवा गांव था, जो कि हमारे इलाहाबाद में, कहाँ है भाई, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, ध्यान रखिएगा। तो उरवा के इलाहाबाद में ये बोलते हैं कि देखो जिस तरह से हमारे जवान युद्ध लड़े, बहुत बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़े और इतने बड़े एरिया को उन्हें कैप्चर किया, तो इस तरह की चीज़ आती है, इतने बड़े एरिया को कैप्चर किया, तो देखिए हमारे किसान भी खुद को आत्मनिर्भर बनाए, खुद को वो प्रोडक्शन करे, खुद को उत्पादन करे कि हमें किसी और भी देश पे, जैसे कि अमेरिका पे उसमें निर्भर था, अमेरिका ने युद्ध में रोक भी दिया था, अमेरिका ने युद्ध में उन्होंने इसके कहने का मतलब रोक दिया था कि नहीं तुमको हम अपने खाद्यान्न को मतलब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना, फिर कनाडा से इन्होंने युद्ध मतलब कहने का मतलब खाद्यान्न को कनाडा से मंगाना स्टार्ट किया। इस तरह की चीज़ें इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आई, कठिनाइयाँ आई, फिर भी इन्होंने डट के सामना किया। तो उरवा में ये समय मतलब संबोधन करते रहते, देखिए आप देख रहे होंगे संबोधन करते रहते हैं, तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान। बोले जिस तरह से एक केवल किसान ही, एक केवल जवान ही नहीं, हमारे देश को, देश के मतलब विकास में, देश के जो युद्ध में लड़ते हैं, देश के विकास में सपोर्ट करते हैं, मतलब संकट की स्थिति में किसान भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसान को, कि जो भी किसान है, बोला कि वो प्रोडक्शन करें, और साथ साथ ये भी बोला गया था, इन्होंने ये भी बोला था कि अगर हमारे देश के अंदर अगर खाद्यान्न की कमी है, तो अगर हम सप्ताह में 7 दिन में अगर
6 दिन ही खाएंगे, एक दिन अगर उपवास रह जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लोग उपवास भी कर रहे हैं, सोचिए इनका बात को कितना माना जा रहा है, इनको कितना वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उपवास भी रखना स्टार्ट किया एक दिन। बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के घर में खुद का खेती करना स्टार्ट किया। बड़े बड़े लोग इन्होंने खुद अपने जो भी इनका जो आवास था, सरकारी आवास, वहाँ पे इन्होंने खुद हल चला के खेती किया। उन्होंने खुद हल चला के खेती किया। सोच रहे ये प्रधानमंत्री हो गए तो सारे लोगों पर भी इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। तो सारे लोग भी इस चीज़ को करना स्टार्ट किए। तो और जब बात करेंगे तो हरित क्रांति भी इस समय आती है, तो हमारा देश बहुत ही खदान के मामले में बहुत ही आत्मनिर्भर बन जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो अब देखिए युद्ध तो हो गया, अब युद्ध की हम बात थोड़ा कर दिए। ठीक है, युद्ध की बात हम कर दिए हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो ये अपने आते हैं थोड़ा ज़रा युद्ध अब थोड़ा युद्ध विराम हो गया, युद्ध रुक गया है, समझौता नहीं हुआ भाई, युद्ध रुक गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके जो कैबिनेट मंत्री थे, इनके जो कैबिनेट मंत्री में एक इंदिरा गांधी थे, ये ध्यान रखिएगा, एक इंदिरा गांधी थी। ठीक है, एक इंदिरा गांधी थी कैबिनेट मंत्री के अंदर, और एक थे हमारे टीटी कृष्णाचार्य, टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, एक टीटी कृष्णाचार्य थे और एक इंदिरा गांधी थे। तो टीटी कृष्णाचार्य थे वो वित्तीय मंत्री थे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो टीटी कृष्णाचार्य के खिलाफ कुछ ज़्यादा उस समय आरोप लगा था, आरोप लगा था कि बोले देखिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने बोला देखिए आपके खिलाफ जो भी युद्ध हैं, सॉरी जो भी आपके खिलाफ जो भी आरोप हैं मैं जानता हूँ गलत है। ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाए आपके खिलाफ। कहने का मतलब कि आपके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो हो जाए, फिर की बाद में लोग सवाल ना उठाएं कि आपके शासनकाल में, आपके जो भी प्रधानमंत्री के काल में, कार्यकाल में आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है, आपने खोजबीन नहीं किया है कि हाँ ये टीटी कृष्णाचार्य के जो वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही थे या गलत थे। तो इस तरह से बोल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन करवा दिया है आपके खिलाफ। तो जो टीटी कृष्णाचार्य थे वो बोलते हैं कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक पति पत्नी का, जैसे पति पत्नी के बीच में रिलेशन होता है उस तरह से वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से नाराज होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस्तीफा देंगे, और वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो इस्तीफा भी दे देते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, ओके, इस तो बात की बात है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा कहानी में उतारा था, सब कुछ मैं क्लियर करा दिया। ठीक है, तो 21 सितंबर 1965 को जय जवान जय किसान का नारा दिए, इनके द्वारा दिया गया था, कहाँ, उर्वा के इलाहाबाद में। ठीक है, आप ध्यान रखिए। ओके, तो अब क्या होता है, अब देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है, और इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी के पास आते हैं टीटी कृष्णाचार्य की, अब तुम्हारी बारी, तुम्हारे पास आएंगे अब लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बोलते थे कोई, तो इंदिरा गांधी को ये बहुत मना लेते हैं कि तुम राजदूत बन जाओ, तुम राजदूत बन के चले जाओ अलग अलग, मतलब राजदूत पता होगा आपको कि विदेश में हमारा प्रतिनिधित्व करती है हमारे देश का, राजदूत बन जाओ। सोचते अगर वो राजदूत बन चली जाती है, अगर बात मान ली थी, लेकिन अगर चली आती तो सुनिए उस समय का फिर बाद में उसका प्रधानमंत्री नहीं बन पाती है, तो ऐतिहासिक चेंज होता। लेकिन खैर वो मानी, उसके बाद फिर भी वो उनके बाद में, इनके मृत्यु के बाद उनको बनना पड़ा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री, ये बात अलग है। ठीक है, अब क्या होता है कि रूस के अगुवाई में, रूस के मध्यस्थता के बीच, मध्यस्थता में क्या हो, दो देशों के बीच में वार्तालाप, मध्यस्थता करना। तो ताशकंद में, रूस कहाँ है, ताशकंद कहाँ है, तो रूस में है, रूस में। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति थे कोसिजिन, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे कोसिजिन के मध्यस्थता में बोला कि भारत और पाकिस्तान आप लोग दोनों बीच में मध्यस्थता करिए, थोड़ा चीज़ों को, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया मतलब भारत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, बोला दोनों के बीच में मध्यस्थता कर रही दोनों के बीच में समझौता कर लीजिए। तो वही हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और 4 जून 1966, ठीक है, देखिए बात आ गया, हमने इस सितंबर की बात की था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जून की बात, मतलब कहने का मतलब ये बहुत हमारा 1966 का समय दौर आ गया। ठीक है, तो 4 जून 1966 से 10 जून 1966 के बीच में ताशकंद में, मतलब कहने का मतलब वार्तालाप होता है, 6 दिनों का ये चीज़ें चलती है। तो उसमें अंतिम में हमारा क्या है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर होता है। 10 जून 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। ये आपके सवाल पूछते एग्जाम में कि ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 10 जून 1966 को। कहाँ हुआ, तो रूस में, रूस के ताशकंद में। किन के बीच में हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, ये ध्यान रखिएगा, आयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में मध्यस्थता हुई, ताशकंद पे साइन हुआ। ठीक है,
साइन में क्या हुआ कि सीज फायर रोक कर दिया जाए, मतलब कहने को जो भी चीज़ें थी उनको रोक दिया जाए, जो भी ज़मीन आपने बाप लिया 710 स्क्वायर मील उसको वापस लौटा दिया जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपकी बाद में जो भी युद्ध होंगी उन पर थोड़ा आप लोग शांति से बात करिएगा, युद्ध से नहीं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये सारा इतना सारा एरिया को लौटा भी दिए हम लोग, ठीक है। तो 710 स्क्वायर मील सोच रहे हैं ये आप ये लाहौर को मिनटों में कब्जा कर लेता, इतना बड़ा काम उस समय हो गया, सोच लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से और इसमें पाकिस्तान की हार भी था, आपको तो कन्फर्म पता ही है, तो समझ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, यूएन ने बोला कि रोक दीजिए, तो पाकिस्तान तो हार गया था ही और हार भी गया, ठीक है। युद्ध में हार हुई भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत एरिया को कब्जा कर लिया था हमारे भारत देश ने, ठीक है। और देखिए 10 जून 1966 को भैया, 10 जून 1966 को देखिए, मैं थोड़ा ये आप समझिए, आई एम नॉट ए सिंपल एज यू, मैं उतना सिंपल नहीं हूँ जितना मैं आपको दिखता हूँ। इन्होंने ये बोला था कि मैं जितना मैं छोटे कद का हूँ, सादगी से रहता हूँ, लेकिन मैं उतना सिंपल नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आदमी को, ठीक है, देखिए ये बोले थे जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन किस तरह पर किया करते हैं। बोला है कि जो भी शासन कर रहे हैं लोग, उन्हें देखना चाहिए कि जो हमारे जनता है वो आपके प्रशासन पर किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, सबको जनता को देखते हुए देखना चाहिए। अर्थात जनता ही मुखिया होती है। आज के तो हमारे जो भी हैं नेता, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं कि लोग हमारे पॉलिसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, किन्हीं को कोई मतलब, पॉकेट भरना सबको, ठीक है, ये आप लोग पता भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें थी। और भाई 10 जून 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, रात को सोए और 11 जून हो गया ना, रात को 11 जून 1966 को उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। 11 जून 1966 को रेडियो पर आकाशवाणी आया कि हमारे द्वितीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे, उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई सर, कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। सोच लीजिए इतने बड़े प्रधानमंत्री, इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, और ये अभी तक सुलझी नहीं है, गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। ये एक कहने का मतलब मिस्टीरियस हो गया, समझ रहे, मिस्टीरियस रहस्यमय चीज़ हो गई। कोई लोगों का कहना है कि उनको जहर दे के मार दिया गया ताशकंद के अंदर, कोई लोग बोलते नहीं हार्ट अटैक से हुआ। तो ये सुलझी अभी तक नहीं सुलझी है। ताशकंद फाइल की बात करें, एक मूवी है ताशकंद फाइल, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं उसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ताशकंद फाइल मूवी आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ताशकंद फाइल में कहने का मतलब अभी तक वो सुलझा नहीं है। इतने बड़े प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आए भी, इसके खिलाफ कुछ भी मतलब इसके चीज़ के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। देश के बड़े प्रधानमंत्री जिन्होंने कितने बड़े काम किए, इनका मृत्यु, इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सोच लीजिए इतनी बड़ी बात। इनका बोला जाता है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ, कोई लोग बोलते हैं जहर से मृत्यु हुआ। बाद में इनके पत्नी भी जो होती है वो भी अपनी किताब लिखते हैं, बोलती है कि नहीं मेरे पति को मारा गया है, जो कि आपकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, आपको पता होगा ना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आई। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो 11 जून 1964 को, 2 अक्टूबर 1904 से 11 जून 1964, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी 1966 तक, मतलब ये सोच लीजिए 60 साल के बाद जीवन जिए, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई भैया। तो और इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ठीक है। एक बहुत ही बड़े मतलब अच्छे नेता हुआ, आज तक इनके था नेता कोई हुआ नहीं, ठीक है। इनके बारे में बोलते हैं हमारे जो उस समय के वायु सेनाध्यक्ष थे, चीफ मार्शल थे, एयर मार्शल थे, मैंने बताया कि आपको कौन थे, तो सॉरी याद नहीं आ रहा, हाँ अर्जन सिंह थे। अर्जन सिंह बोलते हैं, अर्जन सिंह बोलते हैं कि इनके जैसा आज तक के हम कोई नेता देखे नहीं है, इनके ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री हम देखे नहीं, सोच लीजिए। और इनकी मृत्यु हो गई है ताशकंद, अभी तक पता नहीं चला, अभी तक इस पर अब ठंडे बस्ते में भी चला गया है चीज़ कि इनकी मृत्यु किस तरह से हुई, कोई भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये वीडियो देख के कुछ सीखने को भी मिला होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, साथ ही जीवन जी के भी हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि कुछ इतिहास चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिला, ठीक है। कुछ आपको फैक्ट्स भी मिले जो विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। और तो 2 अक्टूबर को केवल गांधी जी को याद नहीं करिए, लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करिए, ठीक है। गांधी जी को सबको याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करिए, ठीक है। और गांधी जी के बारे में तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में वीडियो बनाया, अब अगला साल मैं गांधी जी के बारे में वीडियो बना दूंगा, चलिए ठीक है। और जैसे जैसे महान लोग आएंगे मैं उनके बारे में वीडियो बना दूंगा। मैं भगत सिंह का वीडियो भी बनाया था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस वीडियो को फिर डिलीट करना पड़ा, मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके भाई लोग शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के लाइक करिए। चलिए धन्यवाद।